गए 2-2.5 साल से इस आंदोलन में जुड़ चुका हूँ और आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आफ्टर माय MBA आई वाज प्लानिंग टू मैं मेरी PhD का प्लानिंग और सब कर रहा था। मैंने PhD का पढ़ाई थॉट्स ऑन अम्बेडकर एंड फुले, ये मेरा सब्जेक्ट मैंने निर्धारित किया और जो बातें मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस से और ये सारे आंदोलन से जुड़ी हुई जब मैंने पढ़ी तब मुझे ऐसा लगा कि अभी केवल पढ़ाई करके या नौकरी करके अभी चलेगा नहीं, क्योंकि जो आंदोलन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चलाना था, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्धारित करके रखा था, वही आंदोलन अभी हमको आगे लेके जाना होगा। ये सोच के मेरा जो जॉब ऑफर मुझे मिली थी वो भी मैंने एक्सेप्ट नहीं की और इस आंदोलन से जुड़ चुका हूँ। ये आंदोलन हम लोग इस देश के एबोरिजिनल जो वर्ड, जो टर्म डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने हर एक किताबों में, राइटिंग एंड स्पीचेस में करते हैं, हिंदी में उनको हम लोग मूल निवासी, इस देश के जो मूल निवासी है उनके लिए ये आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। आप लोगों ने नेहरू के द्वारा लिखी हुई डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पढ़ी होगी। इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी नेहरू कहते हैं कि हम लोग इस देश के नहीं है, इस देश में हम लोग इस देश की सेवा करने के लिए आए हुए लोग हैं। यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट है कि इस देश में कोई भी आके रह सकता है, किसी भी देश में कोई भी जाके रह सकता है, मगर उस देश के लोगों के ऊपर वो जाके राज नहीं कर सकता, ये यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट कहता है। मगर भारत एक ऐसा देश है कि बाहर से आए हुए लोग इस देश के ऊपर असंख्य सालों से राज कर रहे हैं। पहला PM आप लोग देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू। अगर यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के अनुसार हम लोग इस देश के कारभार या शासन जिसको देना चाहते हैं वो इस देश के मूल निवासियों को हम लोग को देना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमको कहता है कि जिसकी संख्या होगी उस हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको कहता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इस देश में बहुत पहले से काम चल रहा है। इसलिए इस देश में जो जाति व्यवस्था निर्माण की गई है, इन 6000 जातियों को एक करने का काम हम लोग इस देश में कर रहे हैं। बामसेफ के माध्यम से, भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से ये काफी हम लोगों को हेल्प मिली इनके आंदोलन से कि इन्होंने आज देश में 3500 जातियों को जोड़ दिया है। ये सारा आंदोलन का हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। और जो जाति व्यवस्था इस देश में खड़ी है, इन्होंने एक अभी शेड्यूल कास्ट का अगर हम लोग उदाहरण लेते हैं, शेड्यूल कास्ट में भी 1760 जातियां हैं। इन 1760 जातियों में भी इन लोगों ने समानता नहीं रखी, यानी क्रमिक असमानता इस देश में हम लोगों को दिखाई देती है। क्रमिक असमानता यानी इस देश में अगर हम लोगों ने शेड्यूल कास्ट का निर्मित की तो उस शेड्यूल कास्ट के लोगों में जिन लोगों को हम लोगों ने डाला है उन लोगों में भी समानता नहीं रखी। यानी शेड्यूल कास्ट के अगर आपके यहाँ का दृश्य हम लोग देखा जाए तो माला और दूसरा मादी, इन दोनों में आपस में झगड़ा हम लोगों को यहाँ दिखाई देता है। भारत में महाराष्ट्र में महार मातंग में झगड़ा दिखाई देता है। यानी एक ही कास्ट में है, शेड्यूल कास्ट में ही है, लेकिन आपस में झगड़ा इन लोगों में लगा रखा है। इसीलिए हम लोगों को ये सारा मतभेद भूल के हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इन सब लोगों को लाना होगा। जब तक इस देश में सोशल रिवॉल्यूशन नहीं होता, आपके पॉलिटिकल राइट्स को कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ भी तेलंगाना फॉर्म होके 1 साल हो जाएगा, मगर जो परिस्थिति तेलंगाना फॉर्म होने से पहले थी, क्या उसमें कोई चेंज हुआ है? पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन आप लोगों ने किया, मगर सोशल रिवॉल्यूशन का बेस ना होने की वजह से इसमें आप लोगों को कोई सफलता हासिल नहीं होगी। जो पिटाई हमारी पहले होती थी वही पिटाई अभी भी चल रही है। इसलिए सबसे पहले सोशल रिफॉर्म होना चाहिए, सोशल रिवॉल्यूशन होना चाहिए, तब पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन को कोई मतलब रहता है। इन सारे जातियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, इन सारे जातियों में हम लोगों को भाईचारा निर्माण करना होगा, तभी जाके हम लोगों को जो पॉलिटिकल राइट्स हम लोगों को चाहिए उसके लिए हम लोग अपील कर सकते हैं। आज यहाँ पर भी जिनकी लोक संख्या के अनुसार जिनका CM बनाना चाहिए था, मगर जिनकी लोक संख्या कम है उनका CM इस देश में हर एक स्टेट में बना हुआ है। महाराष्ट्र से मैं आता हूँ, महाराष्ट्र में मैं आपको उदाहरण देके, विधानसभा का उदाहरण देके बता सकता हूं। महाराष्ट्र में वहां पे OBC में से, बैकवर्ड क्लासेस में से मराठाओं की संख्या ज्यादा है। 172 विधायक वहां पे मराठा के चुन के आए और 6 उम्मीदवार ब्राह्मणों के चुन के आए।
सीएम किनका होना चाहिए था? 172 जिनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं मराठाओं का सीएम वहां पे होना चाहिए था। सीएम बना जिनके 6 उम्मीदवार चुन के आए हैं ब्राह्मण कम्युनिटी के, उनका सीएम महाराष्ट्र ने बना दिया। यानी आज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सीएम चुनने का अधिकार जो चुने हुए एमएलएस है उनके पास है। ये मूलभूत अधिकार है एमएलएस का। एमएलए लोगों को यह अधिकार दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि इस देश में इस स्टेट में एमएलए चुनने का काम ये एमएलए करेंगे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एमएलए चुनने का काम इस देश में होता है। एमएलए और सीएम कौन चुनता है? हाईकमांड चुनता है। हाईकमांड उनके ऊपर सीएम थोप देता है और कहता है ये तुम्हारा सीएम है, और सारे जो बहुजनों के एमएलए चुन के आए हैं उनको केवल सिग्नेचर करने के लिए ये लोग यूज करते हैं। यानी जो बातें हमारे एमएलए संसद में नहीं रख सकते, विधान भवनों में नहीं रख सकते, हमारी जनता की बातें ये लोग कैसे पूरा करेंगे? इसलिए हम लोगों को पहले सोशल एक्टिविटी, सोशल जागृति हम लोगों में निर्माण करनी होगी कि किस तरह से इन लोगों ने हर एक स्टेट्स के ऊपर, हर एक पूरे के पूरे देश के ऊपर किस तरह से कब्जा कर रखा हुआ है। और यही हमारी मांग है कि जिसका जितना संख्या है, लोक संख्या है पॉपुलेशन के वाइज, उतना उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। आज रिजर्वेशन के लिए अलग अलग जातियां मांग कर रही है कि उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए, मगर ये रिजर्वेशन देना ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इस देश में काम चल रहा है। वो जागृति निर्माण करने के लिए हम लोग देश में विविध स्तर पर, हर एक पूरे देश में हम लोग जागृति का काम कर रहे हैं। मैं फिलहाल बिहार में और यूपी में मेरे टूर्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पे डेली हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और उसी माध्यम से मेरे ख्याल से आज हैदराबाद में ये प्रोग्राम रखा था, तो उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने ये बताया कि जिस तरह से जाति व्यवस्था इस देश में निर्माण कर दी है, उसी तरह से एक पॉलिटिकल हम लोगों को गुलाम करने का काम बहुत बड़े पैमाने पे इस देश में चल रहा है। हमारे जो एमएलए चुन के जाते हैं उनको उन समाज के प्रति या जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है उनके प्रति इन लोगों को काम करने का भी अधिकार नहीं मिलता। और हमारे लोगों में और एक बहुत बड़ी साजिश अब आज आरएसएस के माध्यम से चल रही है। आरएसएस इस देश में कम्युनल राइट्स खड़ा करना चाहती है और एक एक जाति को ये लोग टारगेट करके, माइनॉरिटीज को खास करके टारगेट करके, क्रिश्चियन अभी मोस्टली हम लोग देख रहे हैं कि क्रिश्चियंस के चर्च के ऊपर, फादर्स के ऊपर अटैक होना चालू हो गया है, मुस्लिम लोगों के ऊपर अटैक होना चालू होने वाला है। ये सारा इस देश में जाति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये सारा षड्यंत्र चल रहा है। आपको एक एग्जाम्पल देके बताना चाहता हूँ। ये क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक करके या मुस्लिम लोगों के ऊपर अटैक करके उन लोगों को, क्रिश्चियनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, मुस्लिमों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, मगर इस देश के जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं इनको हिंदूकरण करने का ये काम है। इस देश में जो राइट्स होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, ये राइट्स मुस्लिम लोगों को मारने के लिए नहीं होते, क्रिश्चियन लोगों को मारने के लिए नहीं होते, मगर हम लोगों को, जो एससी के लोग हैं, जो एसटी के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, इन लोगों को हिंदुओं की संख्या बढ़ाने के लिए ये सारा काम इस देश में हो रहा है। इसलिए हम लोगों को, मैं अपील करना चाहूंगा एससी एसटी ओबीसी के लोगों से कि इस देश में जो राइट्स के माध्यम से हम लोगों को हिंदू बनाने का काम जो चल रहा है, इसमें हम लोगों को कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी होगी। हम लोगों को कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए इस तरह के राइट्स में। ये केवल हम लोगों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम नेशनल लेवल पे आरएसएस का है। इसलिए हम लोगों को ये जानना होगा कि किस तरह से ये सारा षड्यंत्र चल रहा है इस देश में। और एक आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद के थर्ड जनरेशन से आता हूँ। आप लोगों ने प्रकाश अम्बेडकर जी और ये जो मेरे अंकल है, यानी ग्रैंड सन तक के आप लोगों ने नेतृत्व, लीडरशिप इस देश ने देखा। इस देश ने देखने के बजाय मैं कहूंगा कि स्टेट्स तक ही ये लोग सीमित रहे। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का राइटिंग एंड स्पीचेस ये सारा पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कभी एक स्टेट के लिए मर्यादित नहीं थे और कभी किसी जाति के लिए मर्यादित नहीं थे, मगर उनको मर्यादित करने का काम, लिमिटेड करने का काम इस
विचारधारा के माध्यम से हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को केवल दलितों का मसीहा कहा जाता है, केवल दलितों का नेता कहा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन में दलित नाम का वर्ड कहीं पर भी यूज किया हुआ नहीं है। तो हम लोगों को ये दलित के टैग से निकलना होगा। हम लोग कोई दलित लोग नहीं हैं, हम लोग शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं। इस देश में दलित कोई नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर को दलित का नेता बनाकर ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर को लिमिटेड करने का काम इस देश में बहुत पहले से चल रहा है। इसलिए हम लोगों को इस दलित शब्द से बाहर निकलना होगा। हम लोग SC ST ओबीसी के लोग हैं और इन्हीं सारे लोगों को एक करने का काम हम लोग इस देश में कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैं आज मुझे सुनने वाले असंख्य यूथ लोगों को अपील करना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके जीवन के कार्यकाल में अंतिम दौर में उन्होंने युवकों से, यूथ से बहुत बड़ी अपेक्षा रखी थी कि बाबा साहब अम्बेडकर लास्ट में कहा करते थे कि जो कारवा में यहाँ तक लेकर आया हूँ उसको आगे लेके जाने वाला मुझे एक भी युवक नजर नहीं देता। जितने भी युवक नजर आते हैं वो सारे के सारे क्लरिकल के लाइन में खड़े हुए नजर आते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा अपेक्षा हम तरुणों से है, युवकों से है। इसलिए मैं इस देश के युवकों से अपील करना चाहूंगा कि केवल आप लोगों को आपकी PGA और एजुकेशन करके केवल अपने फैमिली तक का ही इनकम सोर्स नहीं बनना होगा। आप लोगों को इस देश में जो पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटी है उसमें भी जागरूक होके इसमें इन्वॉल्वमेंट आप लोगों को लेनी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इन पढ़े लिखे लोगों के धोखा देने वाले लोगों के लिस्ट में हम लोगों को अपना नाम नहीं दर्ज कराना है। इसलिए इन युवकों से भी मैं अपील करना चाहूँगा। और एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी के स्टैचू के बारे में भी कुछ लोगों ने यहाँ पर विटंबना करने का काम किया या उसको हटाने का काम किया। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की वजह से ही हम लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला, हम लोगों को जागृति का निर्माण हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर आदमी, PhD व्यक्ति, एक महामानव अपना गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले को क्यों मानते हैं? क्योंकि उनको अपना दुश्मन कौन है और ये उनको सब मालूम था। इसलिए उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु माना। इन्हीं गुरु का अगर इस देश में अपमान होता हो तो ये निंदनीय बात है। RSS इस देश में हम सभी लोगों को मालूम है कि किस तरह से काम करती है और उसकी जितनी भी संगठनाएं हैं केवल धार्मिक आंदोलन और कम्युनल राइट्स खड़ा करने का काम इस देश में कर रही है। बीजेपी उनकी एक पॉलिटिकल विंग है और ये पॉलिटिकल विंग को भी RSS का बहुत बड़ा समर्थन है। इसलिए हम लोग इस देश में मोदी को या बीजेपी को टारगेट नहीं करते। मोदी या जिस फैक्ट्री से मोदी निर्माण होता है उस फैक्ट्री को जब तक हम लोग बंद नहीं करेंगे तब तक बीजेपी के माध्यम से ऐसे मोदी इस देश में निर्माण होते ही रहेंगे। इसलिए हम लोगों को RSS को टारगेट करना है। RSS हमारा पहला दुश्मन है और कांग्रेस और RSS ये कोई अलग अलग नहीं है। आप लोगों को लगेगा कि मैं RSS के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं प्रो कांग्रेसी हूं क्या? कांग्रेस से ही निकलकर हेगड़ेवार ने RSS की स्थापना की। यानी कांग्रेस और RSS ये एक ही कॉइन के दो साइड है। इसलिए कांग्रेस कोई अलग है और RSS बीजेपी कोई अलग है, ये मानने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा कि जो काम कांग्रेस किया करती थी उसके कार्यकाल में उन्हीं कामों को पूरा करने का काम बीजेपी कर रही है। भूमि अधिग्रहण बिल आप लोग अगर देखते होंगे, ये भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस ने लाया, उसको इंप्लीमेंट करने का काम बीजेपी कर रही है। इसलिए राहुल गांधी अगर कांग्रेस लैंड एक्विजिशन बिल के अगेंस्ट में कोई स्टैंड लेते हैं तो वो तो बिल आप ही लोगों ने लाया है, आप ही लोगों ने वो बिल लाया था और उसमें ही आप लोग ये अभी उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हो। तो ये जनता की दिशा भूल करने का काम हो रहा है। हम लोगों को एक्टिव रहना होगा, जागरूक रहना होगा। हम लोगों को समझना होगा कि किस तरह से प्लानिंग इस देश में की जा रही है। फिर से इस देश में मनुस्मृति का कानून ये लोग पास करना चाहते हैं। आप लोग अगर
इसका प्रूफ चाहते हो तो आरएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट है www.samarthabharat.com, उसके ऊपर जाओ। राइट हैंड साइड में भारत का भावी संविधान ऑलरेडी रेडी पड़ा हुआ है। भारत का भावी संविधान हम लोगों ने पढ़ा आरएसएस के साइट पे। उन्होंने उसके ऊपर लोकसभा के ऊपर और एक सभा उन्होंने निर्माण की है। उस लोकसभा के ऊपर और एक सभा, ये रक्षा सभा शायद से ये नाम है, उसमें शंकराचार्य, इस देश के शंकराचार्य उसमें बैठेंगे और लोकसभा में जो बिल पास हुआ है वो शंकराचार्यों के पास जाएगा और वो लोग पास करना है कि नहीं करना वो लोग सोचेंगे। ये सारा का सारा आरएसएस अपने वेबसाइट पे लिखती है। इसलिए हम लोगों को जागरूक होके इस देश के संविधान को रक्षा करने का काम हम लोगों को करना होगा। आज के ही पेपर में सबसे पहली फ्रंट पेज न्यूज है इंडिया या भारत में। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तब यही मुद्दा उपस्थित हुआ था कि इस देश को जब में जाने के बाद, इस देश का नाम इंडिया है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मराठी में क्या कहेंगे, गुजराती में क्या कहेंगे, ऐसा अगर विवाद खड़ा होता है तो ये लोग जरूर इस देश को कोई विचित्र नाम देने का काम करेंगे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने ये एक ही आर्टिकल है जिसका हिंदी में या 2 लैंग्वेजेस में अनुवाद किया। फर्स्ट आर्टिकल में लिखा इस देश के यूनियन का नाम होगा इंडिया एंड इंडिया दैट इज भारत। लेकिन अभी रिट पिटिशन डाला हुआ है कि इंडिया को इंडिया ना कहा जाए, केवल भारत कहा जाए। इस तरह का ये आर्टिकल्स, एक आर्टिकल्स खत्म करने का काम इस देश में चल रहा है। दूसरी एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी जो बजट बना उस बजट में अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। ये क्यों नहीं किया गया? एससी के लोगों के लिए उसमें प्रावधान है, महिलाओं के लिए प्रावधान है, विद्यार्थियों के लिए प्रावधान है, बिजनेसमैन के लिए प्रावधान है, हर एक लोगों के लिए प्रावधान है, ओबीसी के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ओबीसी का आंकड़ा ही इस देश में अभी तक लिया गया नहीं है। इस देश में ओबीसी की जाति न्याय जनगणना जो होनी चाहिए थी, 1931 को लास्ट जाति न्याय जनगणना हुई, उसके बाद इस देश में जाति न्याय जनगणना आज तक नहीं हुई। मोदी पीएम होने के बाद, पीएम बनाने के बाद इस देश के ओबीसी ने सोचा कि हमारा आदमी पीएम बनेगा तो सबसे पहले हम लोगों को ये लोग सुविधाएं देने का काम, हमारी जाति न्याय जनगणना करने का काम मोदी करेंगे। मगर मोदी ने केरला का, साउथ का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बाद कि इस देश के ओबीसी की जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए, मोदी ने एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम लोग नहीं करना चाहते। यानी ओबीसी का प्रतिनिधि, ओबीसी के प्रवर्ग में से हम लोगों ने इस देश का पीएम चुना, वही आदमी, वही इंसान इस देश के ओबीसीयों की जाति न्याय जनगणना नहीं करना चाहता। इसलिए हम लोगों को पता चल जाता है कि ये केवल पीएम पद के ऊपर जिस तरह से मनमोहन सिंह को रखा गया था और पूरा रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ में हुआ करता था, इसी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी को सीट पे बिठाया हुआ है, रिमोट कंट्रोल मोहन भागवत के हाथ में है। इसलिए बीजेपी, कांग्रेस का कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकती। एनडीए, यूपीए इस देश में आज 2 ही पार्टियां बना कर रख दिया है, एनडीए और यूपीए। इस देश में केवल एनडीए और यूपीए का ही राज हो गया है। जो हमारी छोटी छोटी पार्टियां होती है वो इन पार्टियों की पिछलोगू हो चुकी है। इसलिए हम लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से इस देश में तीसरा विपक्ष दल खड़ा करने का हम लोगों ने प्रयत्न किया हुआ है और आने वाले समय में पूरे नेशन वाइड हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं। ओबीसीओ की जाति न्याय जनगणना का कार्यक्रम हम लोग नेशन वाइड चला रहे हैं। इसलिए ये आंदोलन, ये पार्टी किसी एक जाति के लिए नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर कभी किसी एक जाति के लिए मर्यादित नहीं थे। इसलिए मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि जिन महापुरुषों को हम लोग एक जाति में अटकाने का काम या उनको मर्यादित करने का काम कर रहे हैं, हम लोगों की ये महापुरुषों की ये विचार हर एक इंसान को लागू होता है। इस देश के जो मूल निवासी है, एबोरिजिनल लोग हैं, उनके लिए ये विचार है। ये सारे विचार घर घर तक हम लोगों को ले जाने होंगे। केवल बाबा साहब अंबेडकर की या राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की स्टैच्यू लगाकर हम लोगों को
आज़ादी नहीं मिलने वाली। इसलिए हम लोगों को अगर सही मायने में हम इस देश के लोगों को आज़ादी मिलानी है तो उनके विचार हम लोगों को घर घर तक लेके जाने होंगे। यही अपेक्षा मैं इस देश के लोगों से करना चाहता हूँ, आपके स्टेट के लोगों से करना चाहता हूँ कि बाबा साहब के विचार, ज्योतिराव फुले जी के विचार हम लोगों को घर घर तक लेके जाने होंगे। और इन विचारों पर हम लोगों को ये जो अपेक्षा हमारे महापुरुषों की थी उस अपेक्षा के ऊपर हम लोगों को इस भारत का निर्माण करना होगा। यही मैं आज तेलंगाना के लोगों को कहना चाहूँगा। और यूपीए ये दो ही पार्टियां बनाकर इन्होंने रखा हुआ है, तो इनको इन दोनों की राजनीति तोड़ने के लिए इन दोनों की यानी एनडीए और यूपीए कोई अलग अलग नहीं है। जो यूपीए किया करती थी, जो यूपीए पॉलिसीज बनाया करती थी, उसी को इंप्लीमेंट करने का काम एनडीए कर रही है। यानी ये दोनों कोई अलग अलग पार्टियां नहीं है, ये दोनों कोई अलग अलग चेहरे नहीं है। इसलिए इस देश का ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम को तोड़ने के लिए हम लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी की निर्मित की। और ये बहुजन मुक्ति पार्टी पिछले लोकसभा में 419 कैंडिडेट हम लोगों ने खड़े किए थे। देश की सबसे बड़ी पार्टी हम लोगों ने इस देश में खड़ी की। 419 कैंडिडेट एक ही पार्टी ने खड़े किए हुए ऐसी कोई भी पार्टी लोकसभा में नहीं थी। अभी जो इलेक्शंस महाराष्ट्र में हुए वहां पर 281 सीट्स में से हम लोगों ने 172 सीट्स खड़े किए। हरियाणा में सीट्स खड़े किए, झारखंड में हम लोगों ने सीट्स खड़े किए। अभी बिहार और यूपी के इलेक्शंस आने वाले हैं, वहां पर भी हम लोग 100% सीट्स खड़े कर रहे हैं। यानी इस देश में इन लोगों ने जो पूरा देश का नियंत्रण अपने हाथ में रखा हुआ है, वो नियंत्रण हम लोग, कब्जा जो हो गया है, वो कब्जे को हम लोग लूज करना चाहते हैं, उसको ढीला करना चाहते हैं। इवन बाबा साहब अंबेडकर की यही पॉलिसी थी। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के लोगों को एक ओपन लेटर लिखा। ओपन लेटर में बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा कि इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने और उनके नेताओं ने, उनकी पार्टियों ने अब एक होकर एक पार्टी बनाने का हम लोगों ने निर्णय लेना चाहिए। 29 सितंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के निवास स्थान पर दिल्ली के अलीपुर रोड के बंगले पर वो मीटिंग हुई। राम मनोहर लोहिया जैसे, SM जोशी जैसे लोग वहां पर आए। आज भी उनके सिग्नेचर्स अवेलेबल है उस पेपर पे। उन्होंने तभी लिखा कि हम लोगों को इस देश में अभी मजबूत ऐसा ऑपोजिशन, विरोधी पक्ष बनाना होगा। इसमें दो बातें बाबा साहब अंबेडकर ने रखी। एक तो इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को एक करने के बाद मजबूत विपक्ष दल बनाना होगा। और विपक्ष दल बनाने का क्राइटेरिया एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा है कि मिनिमम 4 राज्यों में से आपको 6% ऑफ वोट मिलने होंगे। यानी बाबा साहब अंबेडकर ने किसी स्टेट की पार्टी बनाने का एजेंडा नहीं रखा था, किसी स्टेट की पार्टी का बनाने का पॉलिसी बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं रखी थी। नेशनल लेवल पे पार्टी बनाने का बाबा साहब अंबेडकर ने प्लान रखा। मगर 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हो गया और ये पार्टी अस्तित्व में आज तक नहीं आई। जो पार्टी का नाम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने निर्धारित किया था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वो आज तक इस देश में निर्माण नहीं हो पाई। और जो पार्टियां आप लोगों के सामने निर्माण आई, वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बाद यानी 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। और केवल बाबा साहब अंबेडकर का जो विचार थे वो छोड़ देने के वजह से, उसके ऊपर अमल न करने के वजह से आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 60 रजिस्टर्ड टुकड़े हुए हैं। 60 आज महाराष्ट्र में RPI के 60 रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, नेशनल लेवल पे वो पार्टी नहीं है। तो ये क्यों हुआ? तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो पॉलिसी रखी थी उसके ऊपर काम न करने के वजह से ये सारी हालत हुई। इसलिए हम लोगों ने इस देश के SC, ST, OBC को जोड़ने के लिए, माइनॉरिटीज को जोड़ने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है। और जो बाबा साहब अंबेडकर को अभिप्रेत था उसी माध्यम से हम लोग इस देश में ऑपोजिशन पार्टी हम लोग खड़ा करना चाहते हैं। और ये हम लोगों ने, भले हम लोगों को कोई सीट्स नहीं मिली हो, एक 2 साल के हम लोगों की पार्टी है, भले हम लोगों को कोई सीट्स प्राप्त नहीं हुई हो, लेकिन सही मायने में ऑपोजिशन का काम बहुजन मुक्ति पार्टी कर रही है। EVM के माध्यम से इस देश में घोटाले करने के बाद इस देश में सरकार स्थापन हुई। ये बात सही में ऑपोजिशन में जो पार्टियां हैं उन लोगों को बताने का काम करना चाहिए था, मगर उन्होंने एक भी आप लोगों को, किसी को भी ये बात आप लोगों के सामने नहीं आई। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि EVM में क्या गड़बड़ी हुई। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने
9645 ऑफ 2013 ये सुप्रीम कोर्ट का सिविल एप्लीकेशन नंबर है। जजमेंट देकर कहा कि अगर इस देश के लोगों के अगर आपको वोट प्राप्त करने हो तो उनको वीवीपीएटी सिस्टम यानी वोटर्स वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल नाम की एक सिस्टम ईवीएम मशीन के साथ जोड़ देनी चाहिए। यानी जिस तरह से आप लोग एटीएम में जाते हो, पैसे निकालते हो, पैसे निकालते ही एक स्लिप बाहर आती है, बसों में आप लोग जाते हो, स्टेट बस में आप लोग जाते हो तो कंडक्टर भी आपको आजकल कंप्यूटराइज्ड टिकट देता है। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि अगर आपको इस देश के लोगों के वोट लेने हैं तो बटन दबाते ही उसमें से एक पर्ची बाहर आनी चाहिए और जिस उम्मीदवार को हमने वोट दिया है उस उम्मीदवार का नाम, उसका चिन्ह उस पर्ची के ऊपर छपा होना चाहिए और वो देखकर वो हम लोग काट कर बाजू में रखे हुए बैलेट बॉक्स में डाल देंगे और जब वोटिंग की काउंटिंग होगी तब ईवीएम मशीन की भी काउंटिंग होगी और वो बैलेट बॉक्स में पड़े हुए जो पेपर ट्रेल है उनकी भी काउंटिंग होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर कहा। इस देश में सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं हुआ। हार्डली 0.03% ऑफ पोलिंग बूथ पे ये सिस्टम लागू की। 0.03 यानी ना के बराबर। 0.03 को मैथ्स में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ना के बराबर ये वीवीपीएटी सिस्टम इन लोगों ने नागालैंड और मिजोरम जैसे स्टेट्स में इन लोगों ने लोकसभा में लागू की। या हम लोगों से हमारे वोट छीनने का काम इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसलिए एनडीए और यूपीए इन दोनों की ये जो मिलीभगत है ये तोड़ने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी की निर्मिति की गई है और वो काम हम लोगों ने 22 जनवरी को हम लोगों ने पूरे देश में ईवीएम मशीन जलाने का कार्यक्रम किया। ये काम सही में ऑपोजिशन के पार्टी को करना चाहिए था। ओबीसी की जनगणना का मुद्दा ऑपोजिशन पार्टी को उठाना चाहिए था, जिनको आज अधिकार है, मगर वो लोग ये काम नहीं कर रहे। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ये सारे मुद्दे लेकर जनता में जाकर हम लोगों ने ईवीएम मशीन का दहन किया। आने वाले पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने जो बजट इस देश में बनाया गया है उस बजट में SC ST OBC के लिए जो पिछले बजट में जितने अमाउंट रखी गई थी उससे काफी कम इस बजट में रखी गई है। इसलिए वो बजट जलाने का कार्यक्रम भी हम लोगों ने देश में किया। ये काम सही में कांग्रेस को करना चाहिए था, मगर ये काम वो लोग नहीं कर रहे और ये लोग कभी करने वाले भी नहीं है। इसलिए ये काम बहुजन मुक्ति पार्टी देश में कर रही है।